ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाबिर। रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत का इंतखाब करती है, जिसमें मुख्तलिफ फेडरल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव सरबराहान इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो इन मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा कर सकें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी साबित होते हैं, जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। हर ये पाकिस्तानी का हक़ है कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश, रोज़गार के हुसूल और तालीम के लिए बैरून मुल्क रुख और सफ़र कर सकता है। इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। यानी कि वर्क वीज़ा हो, फैमिली सेटलमेंट हो, सिटीज़नशिप हो या स्टडी वीज़ा हो, आप अप्लाई भी कर सकते हैं और वहाँ पर बैरून मुल्क सुकूनत भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग गैर कानूनी रास्तों का इंतखाब करते हुए बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, जिसमें ना सिर्फ उनको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसमें इल्लीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी सामने आती है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा तनाजुर में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानियों को जब वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोड कर दिया जाता है। हमने इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर रोशनी डालने के लिए और इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए आज मेहमान शख्सियत को दावत दी है और उनसे पूछेंगे कि इन तमाम तर इश्यूज़ की हकीकत क्या है। क्या ये सिर्फ हाइप ही है या वाक़तन ऐसे मसाइल का सामना करना भी पड़ रहा है? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महमूद अली खोकर साहब, आप डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस हैं FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से। आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज सर आपके? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, से? बिल्कुल शुक्र बहुत अल्लाह का, शुक्रिया जी, आपने ठीक-ठाक। प्रोग्राम में शिरकत की है। मोस्ट वेलकम, हम वो हाज़िर। सबसे बड़ा मसला जिस पर मैंने प्रोग्राम के हम्म। इब्तदाई हिस्से में बताया है कि सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाहर जाना मुश्किल हो गया है। हम्म। यहाँ से एयरपोर्ट के ऊपर जब पहुँचते हैं उनके पास वैलिड वीज़ा भी है, उनके पास पासपोर्ट भी है, वर्क परमिट भी है, इमिग्रेशन एंट्री के अंदर उनको जाकर रोक लिया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि बाहर जाने के लिए कानूनी तरीके हैं कौन से? इससे भी पहले जो आपका सवाल है उसी में एक जवाब भी देना ज़रूरी है जी कि मुश्किल हो गया है। जी। मैं कहूँगा मुश्किल हो गया है और आसान भी बहुत है। ठीक दोनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक। मुश्किल उनके लिए है कि जो गैर कानूनी तरीके अडॉप्ट करते हैं या वो भोले भाले हैं और एजेंट माफिया जो हैं उन्हें सब्ज़ बाग दिखाता है और वो कहता है कि जी मैं आपको यहाँ से फ़लाँ जगह ले जाऊँगा। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उसे यूरोपीय ममालिक में जाना है, यूरोपियन ममालिक में, और जो एजेंट माफिया है उन्हें कहते हैं जी इतने पैसे दें, मैं आपको सऊदी अरब ले जाता हूँ, आपने उम्रे का वीज़ा लेना है। सबसे पहले हम उम्रे का वीज़ा लेंगे और वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो उसके बाद हमारा बंदा एक और एजेंट होगा, वो आपको आगे स्टिकर लगवा के देगा, तो आपने वो स्टिकर अपने पास रख लेना है, फिर वो लगा के आपको यूरोपियन ममालिक में भेजेगा। ठीक। अब इस तनाजुर में वो शख्स जो है वो वीज़ा लेता। पिछला एक वाक़या ऐसा ही हुआ कि वो एक माँ बेटा जो है वो जाने की उन्होंने कोशिश की और वीज़े पे, और उसके बाद बेटा जो है वो माँ को छोड़ के वहाँ से वो यूरोपियन मुल्क की तरफ जाने की उसने कोशिश की और उम्रे की उस आड़ में, और फिर वहाँ से वो बंदा डिपोर्ट हुआ। होता क्या है, FIA जो है वो प्रोफाइलिंग करती है, जो आजकल का बर्निंग इशू भी है, जिस तरह आपने डॉक्यूमेंट का कहा कि कौन को, अब ये वो मुश्किल तरीन है उनके लिए जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हैं और होंगी भी। जब गैर कानूनी तरीका अडॉप्ट करना तो मुश्किल तो होगी। अब आसान किन के लिए, वो जो आपने सवाल किया कि कौन कौन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा आपको पता है कि आपका पासपोर्ट बना होगा, कंसर्न एम्बेसी से वीज़ा लगा होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, वहाँ पे आपके रहाइश का कोई प्रूफ है, आपको कंपनी की तरफ से लेटर आया हुआ है वो आपके पास है, कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर है वो आपने कबूल किया हुआ है, आपकी रिटर्न टिकट मौजूद है, अगर आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं, आपके पास इतनी करेंसी मौजूद है, यानी वो तमाम लवाजमात जो कि इसके लिए लाजिम है वो तमाम चीज़ें आपने कंप्लीट की हुई हैं, तो बहुत ही आसान है। बड़ी आसानी से इमिग्रेशन का अमला आपको खुशामदीद कहता है, वेलकम कहता है और आपको गुड बाय कहता है कि आप अपना महफूज तरीन सफ़र कर लें। लेकिन कब है आसान? जब तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, दस्तावेज़ात पूरी हैं, और उनके लिए हमारी रहनुमाई के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए हमने हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं
रिफत मुख्तार राजा, उन्होंने काफ़ी प्रोविजंस दी हुई है कि वो हमारी वेबसाइट से चीज़ें ले सकते हैं। उनके लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, और इवन देन वहाँ पे हर हमारा जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे इमिग्रेशन का अमला मौजूद होता है, उनके सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। कहीं आपको इशू होता है किसी एक बंदे से, तो आप अपनी एप्लीकेशन या अपना मुद्दा या अपनी जो भी शिकायत है वो फौरी तौर पे वहाँ पे हल करवा सकते हैं। कानूनी तरीके अगर हम वाजे करें कौन से हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। कानूनी तरीका, जैसे ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंटेशन की बात की है। अगर आप ने कहीं स्टडी वीज़े पे जाना है, यस, डेफ़िनेटली आपने अप्लाई किया थ्रू एडमिशन प्रॉपर आपका चैनल से, आया, एडमिशन आया, आपने फ़ीस सबमिट की। या अब वहाँ पे भी बहुत से लोग ऐसे वो ऑनलाइन जॉब ऑफ़र्स में फँस जाते हैं। जॉब ऑफ़र्स हो रही होती हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं, वहाँ पे पता लगता है जी हमें इतने पैसे ईज़ी पैसा कर दो, ये जैज़ कैश कर दो, फलाना कर दो। भई ये एक तरीकाकार नहीं है। ठीक। उसके लिए आपने प्रॉपर जो बैंक दिया गया है वहाँ पे आप फ़ीस सबमिट करते हैं। अब फ़ीस सबमिट हो गई है वहाँ पे फिर आपका एडमिशन होगा। फिर वो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, किस फ़ोन के ज़रिए है, ईमेल के ज़रिए है, वेबसाइट के ज़रिए आपने तमाम चीज़ें ली हैं। अब कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, ये तो है राइट वे कि वो तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं आपकी, और वो कॉल लेटर भी आपके पास है, वो उन्होंने कार्ड भी आपको दे दिया है, और आपका एडमिशन उन्होंने कर भी दिया है। वो तमाम चीज़ें जो रेलिवेंट चीज़ें वो साथ अटैच्ड हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी का वजूद ही नहीं है वहाँ पे, वो सो कॉल्ड एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, और वहाँ पर जब वो विज़िट करते हैं, जब हमारा नुमाइंदा उनसे पूछता है, उनको खुद नहीं पता होता, ये मुझे तो खाली विज़िट, उसने कहा था जी मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आपको दूंगा, वहाँ भिजवाऊँगा। अब अगर स्टूडेंट को ये नहीं पता मैंने कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, मैंने क्या पढ़ना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कहीं जाना चाहता है। और लेकिन सर क्वेश्चन ये है, किसी मुल्क की यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन नहीं देती तो उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो उसको वीज़ा कैसे इशू करती है? स्टडी वीज़ा की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती विदाउट एडमिशन, वो कैसे प्रोसेस करता है? सम टाइम ये होता है कि आप जो एजेंट माफिया है, जैसे मैंने बताया ना अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक स्टिकर की बात की थी, वो जेली स्टिकर होते हैं। अच्छा, और ठीक। बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उनको जेली वीज़ा भी दिया जाता है, हम्म, लेकिन वो जो दूसरा रूट अप्लाई अडॉप्ट करते हैं ना, ठीक। वो डायरेक्ट वीज़े का नहीं है। वो अप्लाई क्या उनको समझाते, कहते देख वैसे तो बहुत मुश्किल है, एजेंट माफिया जब उनको अपने जाल में नेट में फंसाता कैसे है। आपने बैरून मुल्क यूके जाना है, ओके, देखें जी आपकी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम एक और तरीके से आपको ले जाएंगे, उसमें पैसे ज़रा कम लगेंगे आपको। क्या है जी, वो ऐसा पहले आप जाएंगे उम्रे के चक्कर में आपने सऊदी अरब जाना है, वहाँ पे हम आपको वीज़ा देंगे जो उस यूनिवर्सिटी का वीज़ा है। वैसे तो आप फाल ही नहीं कर रहे, आपके तरह नंबर ही नहीं है, और जो नंबर है जिसके हैं, जो फाल करता है, जो सारी चीज़ें मालूम है, उसके लिए तो मसला ही नहीं है ना, वो तो जेन्युइन वीज़ा लेगा, वो जेन्युइन वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन इनको वीज़ा कहाँ का मिलेगा, उनको पता है आपको मिल नहीं सकता, उसको पता है यार मैं जा नहीं सकता, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ। ये जो लालच का एलिमेंट है वो उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है, फिर वो उसके जाल में फंसता है एजेंट माफिया के। फिर वो पहले कहीं ज़ियारतों के चक्कर में उनको वीज़ा लेके देते हैं, फिर कहीं उम्रे के चक्कर में लेके देंगे, वो वहाँ जाएंगे, वहाँ उनका नुमाइंदा होगा, फिर वो उसको जेली वीज़ा देता है, जी ये आपका वीज़ा लगा हुआ है। अब उसको बेचारे को नहीं पता, वो जब उस मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाता है तो वो तो आज तक जदीद आलात लगे हुए हैं, तो स्कैन हो जाता है कि जी तो जेली है, वो फिर वहाँ से डिपोर्ट होते हैं। ठीक। कुछ तो वो जो मशरकी ममालिक है वहीं से डिपोर्ट हो जाते हैं। ठीक। कुछ अगर उन्होंने कुछ ऐसी चाल चली हुई है, ऐसे जाली वीज़ा बनाए जो काफ़ी रिजेंबलेंस होती है उनको ओरिजिनल के साथ, फिर जो उस मुल्क में जाते हैं तो वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रिस्क प्रोफाइलिंग सर एयरपोर्ट पर की जाती है, क्या उसकी प्री स्क्रीनिंग नहीं हो सकती? लाइक एयरपोर्ट पर जाने से पहले एक मिसाल के तौर पर एक मुसाफिर है और वो समझता है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो चेक वहाँ पर बनाए हुए वो चेक उनकी कोई वेबसाइट पर, कोई एप्लीकेशन पर वहाँ पर जाके कर सके। हाँ, अवेलेबल हैं, बल्कि इस पे हमारी स्पेशल कैंपेन भी लॉन्च की है कि उसके अंदर जो वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे हमने शुरू में आपको बताया जो वैलिड डॉक्यूमेंट हमारे क्या क्या होने चाहिए, और इवन देन हम ना सिर्फ FIA की हद तक नहीं है, बल्कि MRC है, वो है, ICMPD है, ऐसे इदारे भी हैं, जैसे MRC माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है, उनके साथ मिलके हम कैंपेन लॉन्च करते हैं, और फिर वो अपनी उनकी वेबसाइट भी हम तशहीर करते हैं कि अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो वो उनसे डायरेक्ट रब्ता करके वो तमाम चीज़ें समझाते हैं, प्रोसीजर समझाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है कि वो उनको बताते हैं कि जी आपने ये चीज़ें डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। तो हम दोनों जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस हैं और ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जहाँ स्टूडेंट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे बैरून मुल्क का रुख जो करते हैं वो इन इदारों से करते हैं।
स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू कर रखे हैं, बहुत से प्रोग्राम ऐसे जिसमें उल्टा वो आप एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ प्रोग्राम में तो वो बाकायदा आपको पेमेंट भी करते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कास्ट भी हैं, आप जाएंगे तो आपको वो सिखाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें दी जाती हैं कि अगर आपने वर्क वीज़े पे जाना है फॉर एग्जांपल है, तो उसमें जो वर्क जो आपने करना है, जो काम करना है, उसके बारे में आपने 6 महीने का एक कोर्स कर लिया, ठीक, फिर आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा और फिर आप कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं। ठीक अब है। यही काम करने के लिए गैर कानूनी रास्ते क्यों इख्तियार होते हैं? अब गैर कानूनी रास्तों पे अगर हम आ जाते हैं तो एक मखसूस पट्टी आपको नज़र आएगी, हॉट स्पॉट्स इलाके हम उन्हें कहते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ से आप पंजाब से चले जाएं तो आपको जैसे ही आप जेलम देखते हैं, सराय आलमगीर देखते हैं, फिर आगे मंडी बहाउद्दीन देखते हैं, खारियाँ हैं, वज़ीराबाद है, सियालकोट है, और इसके अलावा शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, गुजरात है। इन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग जो है बैरून मुल्क गैर कानूनी रास्तों में, जिसे हम डंकी कहते हैं, वो लगा के जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब इसका बैकग्राउंड ले लें। अगर कहा जाए कि जी तालीम की कमी है, तो यहाँ पे तालीमी इदारे भी बहुत से मौजूद हैं, और ठीक है तालीमी कमी की वजह से भी होता है, लेकिन मेन कॉज की तरफ हम नहीं जा सकते कि ये मेन कॉज है। क्यों? कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हमने देखे हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं फिर भी डंकी उन्होंने लगाई है, इन्हीं एरियो से ताल्लुक उनका है। फिर कहा जाए कि शायद रोज़गार की कमी है, तो फिर वो भी हम नहीं कह सकते। इन इलाकों में आप खुद देखें, गुजरांवाला सैनिटरी का बहुत बड़ा काम होता है, वज़ीराबाद बेहतरीन आला तजराई का काम है, सियालकोट खेलों का सामान है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का गुजरात में बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम में तो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो रोज़गार का इशू भी नहीं है, रोज़गार मिल सकता है। और फिर माशी तौर पे भी कहीं प्रेशराइज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें माशी तौर पे प्रेशराइज़ होना भी है कि अगर हम माजी के औराक पलटते हैं तो जब मंगला डैम और तरबिला डैम बना, उन दिनों में जब वहाँ पर लोगों को की जगह थी वो एक्वायर की गई, तो उन्हें बैरून मुल्क भी भिजवाया गया बहुत से लोगों को। वो वेल ऑफ हो गए, उनका देखा था कि फिर कुछ लोगों ने उस दौर में डंकी लगाई, गैर कानूनी रास्ते अडॉप्ट किए और बैरून मुल्क गए और वहाँ पे पैसे कमाने शुरू हो गए। फिर उन्होंने यहाँ पे जायदादें बनाई अपने इन मखसूस इलाकों की, ख़ास तौर पे बात करें जिनमें खारियाँ, सराय आलमगीर, मंडी बहाउद्दीन, ये सारे हैं, मेन हैं। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई, संगमरमर की कोठियाँ बन गई। अब बॉर्डर पे सख्तियाँ हो गई हैं। अब जो लोग जाते हैं उनके ज़हन में वही है, वही रिश्तेदार है, कहते देखो खाला का बेटा गया था, वो तो इतना बड़ा हो गया है, वो जब साल 2 साल बाद आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और फिर कोई ईद त्यौहार पे आते हैं तो ईद त्यौहार के अलावा शादी ब्याह पे किसी की आते हैं, आपने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सोशल मीडिया पे हाँ डॉलर निछावर किए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन फेंके जा रहे हैं। तो एक और हाइप क्रिएट होती है, जी मैंने भी ऐसे ही बनना है कि ये डंकी लगा गया था और ये इधर बड़ा बाहर तो बहुत पैसा है जी, डंकी लगा के एकदम मैं बाहर चला जाऊँ ना तो मैं तो जनाब अरबपति बन जाऊँगा। ये एक माइंडसेट बन गया है। और फिर वहाँ पे जो काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए भी है कि वालिदैन भी भेजने को तैयार हो जाते हैं। वालिदा जो ज़ेवरात भेज देती हैं, वालिद जो है वो जो ज़मीन होती है उसको टुकड़ा भेज देते हैं। 40-40, 50-50 लाख रुपए दे के गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश की जाती है। अब जो एजेंट माफिया गैर कानूनी रास्तों से हमारे भोली भाली आवाम को बहुत से पैसे लेके भिजवाता था, ले जाता था, अब वो रास्ता तो हो गया बंद। अब वो खामोश होकर बैठे नहीं। अब क्या किया उन्होंने, कहा यार ये तो बड़ी सख्ती हो गई है, तो फिर हम क्या करें। फिर उन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया है, जो हालिया आपने हाइप सुनी हुई है ऑफलोडिंग की। तो उन्होंने उनको वर्गलाया कि जी हम आपको यहाँ से वीज़ा देंगे, आपने उम्रे का तयन करना है, आपने ज़ियारतों का वीज़ा लेना है, दीगर मशरक़ी ममालिक है जिनका ईज़ी वीज़ा है वो आप अप्लाई करेंगे, फिर आपने वो पैसे दे के वहाँ पहुँचना है, फिर वहाँ पे आपको एक नया हमारा नुमाइंदा मिलेगा जो आगे आपको यूरोपीय ममालिक में लेके जाएगा। अब ये ट्रेंड बना है। अब बेसिकली देखा जाए डॉक्यूमेंट तो पूरे हैं उसके, उस जगह के लिए, सऊदी अरब के लिए भी पूरे हैं, और इराक जाना है उसके लिए भी पूरे हैं, डॉक्यूमेंट तो पूरे, ईरान के लिए भी पूरे हैं। लेकिन फिर हमारी होती है प्रोफाइलिंग। देखें जो सब्ज़ हमारा पासपोर्ट है ना, वो बड़ी मुश्किल से अब ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी कदर बढ़ रही है दिन ब दिन, क्योंकि कदर कम थी पिछले दिनों में जो हादसा हो रहे थे। लेकिन अब जो सख्तियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान की शनाख्त को जो है मस्बत अंदाज में उजागर करना है, तो दैट्स में हम नहीं चाहते कि दोबारा वो गैर कानूनी तरीके अडॉप्ट करें और बैरून मुल्क में हमारा सब्ज़ जो पासपोर्ट है वो जो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है वो दोबारा नेगेटिव चला जाए या दोबारा जो है नीचे की तरफ चला जाए। अब हम करते हैं प्रोफाइलिंग और कानूनी तौर पे
ऑर्डिनेंस मौजूद है, इमिग्रेशन का ऑर्डिनेंस, जिसमें प्रोफाइलिंग की है कि हमने प्रोफाइल करके पता करना है बंदा किस तरीके से काम कर रहा है, जाना चाहता है उसको, उस वाकई उसने जाना है या वहाँ से उसने स्किप हो जाना है, या ये एजेंट के माफिया के हाथे चढ़ गया है। और जब हमारा इमिग्रेशन का ऑफिसर वहाँ पे प्रोफाइलिंग करता है, उन तमाम डॉक्यूमेंट से पूछता है, फॉर एग्जाम्पल पिछला जो एक बंदा जो उम्रे पे जाना चाह रहा था, नौजवान पहली दफ़ा जाना चाह रहा था, ऑफिसर ने ये पूछा जी आप पहली दफ़ा जाए? जी हाँ मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। उन्हें चंद सवालात पूछे कि अच्छा वहाँ पे आप जाएंगे तो कितने दिन का उम्र है आपका? तो वो खामोश था। अच्छा एहराम कहाँ से बांधेंगे, कहाँ पे आपने एहराम उतारना है? वो खामोश था। अच्छा कितनी दफ़ा आपने सही करनी है? वो जो सवालात उसको उम्र के वाले पूछे उसको कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक। इट्स मीन कि उसने आगे स्किप होना है। जब उसने तमाम चीज़ें पूछी, कहते ये मुझे सच से बताओ, ये तो आपको उम्रा तो आप करना नहीं चाह रहे, तो फिर क्या इशू है? तो वो घबराहट में उसने कह दिया जी वो मुझे मेरे एजेंट ने कहा था कि तुम उम्रे का हम वीज़ा लेके देंगे, फिर आगे मैं आपको जेन्युइन तरीके से लेके जाऊँगा। ठीक। तो अब ये है सूरत हाल कि जब वो भोले भाले हमारी आवाम अगर एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ जाती है, तो फिर इस तरीके से वो गैर कानूनी तरीके आगे आगे जाके फिर अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिससे मुल्क की साख भी मुतासिर होती है। अब उन्हीं के लिए हमने काम शुरू किया है। बल्कि अभी मैं अभी आ ही रहा था इस पॉडकास्ट के लिए भी, तो उनके लिए हमने बाकायदा तौर पे वहाँ इमिग्रेशन के स्टाफ को भी जो अमला है ब्रीफिंग करने के लिए भी तैनात किया है, और उनको बावर करवाया है, उन्हें बताया कि हेल्पलाइन हमारा नंबर ये है, अगर आप ये समझते हैं कि आपको गलत तंग किया जा रहा है, ठीक। आपका जो भी कंसर्न क्वेश्चन है आपने वहाँ पूछने हैं, और आपको बताया जाएगा किस वजह से आप ऑफलोड हो रहे हैं। अगर आप फिर भी आप समझते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हमारा वहीं पे जो डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन होते हैं, आप उनको शिकायत कर सकते हैं, फौरी तौर पे उसका अजाला होगा। ठीक है सर, आप ही की बात से क्वेश्चन रेज होता है कि आपने कहा कि एजेंट माफिया ने अब तरीकाकार बदल लिया है, ऐसे ही है, लेकिन एजेंट माफिया एग्जिस्ट करता है, उसका तदारुक या उसको एलिमिनेट या एरेडिकेट क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ बड़ी अच्छी बात आपने कही है। देखिए अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी और जी। जनरल मीडिया में भी देखें, रोज़ हम खबरें दे रहे होते हैं कि इतने एजेंट हमने पकड़ लिए हैं, उनको उनके सख्त घेरा तंग है, उनके जो है वो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, अदालत में भी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हैं। अब एजेंट माफिया करता क्या है? बहुत से एजेंट माफिया उन्होंने अपना हब पाकिस्तान से छोड़ के बैरून मुल्क बना लिए हैं। कंबोडिया है और इस तरीके म्यांमार है। ये वो रिस्की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे वो एजेंट माफिया इनको जब ले जाता है, फॉर एग्जांपल जब ये कश्ती के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से ले जाते थे, बहुत से ऐसे थे कि दरमियान में पहुँचे, कश्ती को ऑफ कर दिया और लाइव कॉल की, घर वालों को बोला और पैसे भेजो। ठीक। एक तो पैसे वो पहले भेजो, 20-25 लाख दे, 50 लाख दे चुका है, कहा जी पैसे और मंगवाएं, नहीं मंगवाएंगे तो देखें आपके सामने लाइव तनाजुर में इसका हम बाजू काट रहे हैं और इसको फेंक रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं, ये मछलियाँ खाएंगी। और वो बाकी बैठे भी सहम जाते हैं, वो कहते हैं जी जैसे भी है, घर वालों को कहते जी पैसा दो। वहाँ कहीं पहुँच गए, वहाँ पे भी इन्होंने मुख्तलिफ टॉर्चर सेल बना लिए हुए हैं। अब उन टॉर्चर सेल में उनको टॉर्चर किया जाता है और वहाँ पे वीडियो बना के भेजता है। मेरे मोबाइल में उसी वीडियो से पड़ी हुई है, वो बेचारे उनको पत्थर से मारे जा रहे हैं, पत्थरों को नीचे दबाया हुआ, उनको खूनो खून हुए कि घर वाले को पैसे भेजो। अब उन्होंने पता है कि यहाँ पे तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अब वो उन जगहों पे जाते हैं कि ताकि पाकिस्तान का कानून उन पे अमल दरामद ना कर सके, वहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच ना हो, और मुख्तलिफ वो नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्रेस करना भी मुश्किल हो। लेकिन इवन देन जब भी मुद्दई कोई भी एप्लीकेशन दे देता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से और माइग्रेंट स्मगलिंग के हवाले से, हमें चीज़ें दे देता है, हमारी इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी करके और FIR चाक करके, और उसके बाद फिर हम इंटरपोल के साथ रब्ता कायम करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं, गैंग है, जिन्हें फिर हम इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाते हैं। अब उनके भी घेरा तंग हो रहा है इंटरपोल के जरिए, हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही है, और इंटरपोल के जब कहीं पे भी हों तो हम उनको भी पकड़ के अपने यहाँ पे आके उनको कानून के मुताबिक सजाएं देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है और माइग्रेंट स्मगलिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से भी। देखिए जब ये माइग्रेंट स्मगलिंग होती है ना ह्यूमन, जिसे उर्फ़ आम में लोग ईजी वे में बताऊं तो वैसे तो माइग्रेंट स्मगलिंग वो कहते हैं इंसानी स्मगलिंग हो रही है जी। बिल्कुल ऐसे। उसमें क्या होता है कि जाने वाला और ले जाने वाला, इन दोनों को मालूम होता है कि हम गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। ठीक। जो जाना है वो कहता है जी भाई मुझे बाहर पहुंचाओ, मतलब दोनों सेम पेज पे, दोनों सेम पे, जिनको पता है गैर कानूनी तरीका है। और जब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो ये इलीगल माइग्रेशन होगी, माइग्रेंट जो है वो स्मगलिंग होगी कि बॉर्डर क्रॉस कर लिया उन्होंने। बॉर्डर क्रॉस करना और दोनों को मालूम होना
तो ये आ गया कि आपने माइग्रेंट स्मगलिंग की है। ठीक। अब है इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो आपने बात की है। इसमें जो जाने वाला है उसको पता होता है कि मैं कानूनी तरीके से जा रहा हूँ, भेजने वाले को इल्म है कि भेजने वाले को गैर-कानूनी पता है कि तरीके से। मैं इसको गैर कानूनी तरीके से लेके जा रहा हूँ। ठीक। उसे वही वही हिसाब है कि जी आप मैंने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी में, कहीं से भी एक ऐड आ गया कि जी मस्कत में जो है रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई ठीक। करना है। बच्चियां हैं, उन्होंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने ये डॉक्यूमेंट देने, ये फ़ीस जमा कराएं तो आपका मस्कत में रिसेप्शनिस्ट की एक होटल बड़ा है और उसके अंदर 5 स्टार 7 स्टार्स में आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाएगी और इतने लाख आपको तनख्वाह मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अप्लाई कर दिया, तमाम चीज़ें पूरी की, इन्होंने किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँचा भी दिया। ठीक। अब जब वहाँ पहुँच गए हैं और उसके बाद कहता है जी आपने ये काम नहीं करना, आपने सफाइयाँ करनी है ठीक। या कोई और ज़बरदस्ती काम, यानी जिस चीज़ के बारे में कहा गया था उसके अलावा कोई और काम ज़बरदस्ती कराएंगे तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये है कि जिसके अंदर वो मुल्क के अंदर ही हो रही है। आपने किसी से काम लेने के लिए उसे कहा, मजदूर को ये काम करना है, आपने वो काम नहीं कोई और काम करवाना शुरू किया, ज़बरदस्ती ये काम करो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बच्चों से मुशक्कत करा रहे हैं, ज़बरदस्ती काम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ख़वातीन से करवा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर वहीं पे उनका इस्तेसाल भी होता है, ज़बरदस्ती किया जाता है। लेकिन यही काम जब बैरून मुल्क चला जाता है, वो बॉर्डर आ जाता है, तो फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो फिर एफआई में डोमेन में आ जाता है। अदरवाइज़ वो फिर लोकल जो हमारी पुलिस है वो उसको देखती है, और बैरून मुल्क जब जाते हैं इस तरीके से जाते हैं, फिर वो फिर एफआई उसको देखती है ट्रैफिकिंग को। और वहाँ पे फिर उनसे मैं तो ये कहूँगा अपने तमाम आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से कि जब भी कोई जॉब आती है उसके बारे में कंफर्मेशन ले लें, उसकी सदाकत के बारे में पता कर लें, और वो बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़्रांस की जॉब आई है, वेरी इजी, फ्रांस एम्बेसी ठीक। या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कंफर्म कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि कोई भी इश्तिहार जो होता है उसके ऊपर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, वो देख लें कि वो लगा है कि नहीं लगा है। नहीं तो आप वेबसाइट तो हम गूगल ही कर सकते, जब आपने इश्तिहार देख लिया तो उसको गूगल करने में कौन सा मुश्किल काम है। ठीक। तो कंसर्न एम्बेसी से कंफर्मेशन ज़रूरी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कर लें, ताकि ये सदाकत हो कि यहाँ ये फाल भी कर रही है, एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यही चीज़ें फिर वो प्रोफाइलिंग में भी हम चेक करते हैं कि जो वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है नहीं, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं। तो ये फ्रॉड से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है। और दूसरी एक बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि मोबाइल फ़ोन पर ये ज़ाहिर जैसे मैंने माफिया की बात की है, वो नित नए अंदाज से भोली आवाम को लूटने की कोशिश करते हैं। कहीं पे ऑनलाइन झांसा देंगे, आपको जॉब का झांसा देते हैं, और कहीं पे वो कुछ चीज़ें भेजें कि जी आपका इनाम निकल गया है, या मैं कोरियर आया जी आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ जनाब, ये आपका पेमेंट करें, आपका वो पार्सल आया हुआ है। या कुछ और तरीके भी कि जी आपका बच्चा हमने पकड़ा है, ये तो बच्चा शरीफ है लेकिन दूसरे बच्चे जो बड़े ख़तरनाक थे, ये हम थाने में ज़रा ये आप हम इसको छोड़ देंगे लेकिन आपने इतने पैसे देने, मतलब वो मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करते हैं। कहीं पे ओटीपी मांग रहे होते हैं, कहीं पे बैंक का नुमाइंदा बन रहे होते हैं। इन तमाम तमाम चीज़ों से निकलने के लिए और सेफ साइड के लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि आप जिस तरह हेल्पलाइन है हमारी 1991 है, या साइबर से रिलेटेड है, तो पहले वो साइबर क्राइम हमारे हिस्सा होता था, अब वो साइबर क्राइम अलग जो है एजेंसी बन गई है, ठीक। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उनसे आप रब्ता कर लें, वेबसाइट मौजूद है, मुख्तलिफ नंबर्स मौजूद हैं। तो वो कोई भी चीज़ पहुंचाने से पहले, पेमेंट करने से पहले या जॉब लेने से पहले वहाँ से आप कंफर्मेशन ज़रूर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फ्रॉड का हिस्सा बन जाएं और अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर दें। जैसे कि सर आप खुद बता रहे हैं कि भोली अवाम उनको समझ नहीं आती, तो एक जिसका स्टिकर भी लग जाता है जो कि बाद में जाली साबित होता है, वर्क परमिट मिल जाता है जो कि बाद में जाली साबित होता है, वो इसकी खुद क्रेडिबिलिटी या ऑथेंटिसिटी को चेक खुद कैसे करें, और कानूनी और महफूज और बाइज़्ज़त तरीके से बाहर जाने के लिए इक़दामात क्या करें? आज के इस प्रोग्राम का आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहली बात तो है, जैसे मैंने आपको तमाम पॉडकास्ट के अंदर बारहा चंद चीज़ें बताई हैं, कि FIA वेबसाइट मौजूद है जी। हमारा हेल्पलाइन जी। 1991, बड़ा सिंपल, आप कॉल कर लेंगे। और इसके अलावा जो कंसर्न एम्बेसी है जिसका वीज़ा है, ठीक। जिसका स्टिकर लगा हुआ जी। है, आप उस एम्बेसी से तो पता कर लें। क्लैरिफिकेशन करने में कौन सा इशू है? नंबर उनका है, वेबसाइट उनका है, बोले जी इस तरीके आप ईमेल कर देंगे, वो नंबर होगा, इस पर कॉल कर लेंगे, वो कहेंगे जी आप इसे व्हाट्सअप कर दें या आप हमें ईमेल कर दें, हम आपको रिप्लाई कर देते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल और इजी वे में बताना चाहूँ, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी ऑनलाइन वीज़ा आपको मिल रहा है, आप इतनी पेमेंट भेजें, हम आपको ऑनलाइन वीज़ा दे रहे हैं।
अब ऑनलाइन वीज़ा ऐसे ही है जैसे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, आप जा भी नहीं रहे, घर बैठे हैं, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है। ठीक। फिर वो आप कंफर्म करते हैं, वीज़ा भी कंफर्म करते हैं और वो ड्राइविंग लाइसेंस भी कंफर्म करते हैं, वो आपको मिलता है कि वाकई वो वेबसाइट बताती है कि जेन्युइन है। अब इशू ये है कि वो जेन्युइन कैसे हुआ भाई? इशू ये हुआ कि आपको जो उसने वीज़ा दिया है ऑनलाइन और उसके बैक पे जो वेबसाइट दी है और जो ड्राइविंग लाइसेंस दी है उसके बैक पे जो वेबसाइट दी है वो उन्होंने अपनी क्रिएटेड वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक। आप डेफिनेटली वो देखेंगे, उसी पे टाइप करेंगे ना, वो मिलती जुलती होती है। सही। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ITP का ड्राइविंग लाइसेंस, तो ITP.gov नहीं आएगा, .com/SNTN कुछ तरह नंबर डाल देंगे, आप बोले ITP लिखा हुआ है, आपने कहा यार ये वेबसाइट नहीं। ठीक। आपने ओरिजिनल पे जाना है कि ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ITP, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एम्बेसी स्विस है, जो भी एम्बेसी उसका नाम डालेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट वहां से देखनी है, वो जो आपको दिया है उससे नहीं देखनी है। दूसरी बात, कभी भी ये चीजें ऑनलाइन आपको फिजिकल अपीयरेंस के बगैर नहीं मिलती हैं। वेरी सिंपल। तो पहली बात है, जब फिजिकल अपीयरेंस हुई नहीं है ही नहीं तो ये तो जाली हुआ ना। बिल्कुल ठीक। तो वो बहुत सी ऐसी असला लाइसेंस के बारे में भी है, बहुत से लोग ऐसे पता नहीं सालों से वो रख के बैठे हुए हैं, और जब मेरे पास आते हैं मैंने कहा जी यार ये सिंपल, कहते ये देखे ना वेबसाइट पे, मैंने कहा आप ये वेबसाइट इस पे देख रहे हैं, ऑफिशियल डालें इसके ऊपर, कहते ये तो कोई और वेबसाइट है। मैंने कहा ये है ओरिजिनल वेबसाइट। ठीक। कि .gov नहीं आ रहा, PK आपने लगाया हुआ है, तो इट्स मीनिंग कि वेबसाइट जाली है। और जाली वेबसाइट जो वो डाली हुई है उसको छोड़ें, आप डायरेक्ट गूगल से कंफर्म कर लें, वो आपको बताते हैं ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, मोटरवे की क्या है, FI की क्या है, एम्बेसी की क्या है, वो आपको बता देगा। तो आपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे रब्ता करना है, उन नंबर से रब्ता करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो तमाम चीज़ें बता देंगे जी यार ये इस सीक्वेंस पे आपने जाना है, जिस मुल्क में जाना। हर मुल्क का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, कुछ चीज़ों में वो वर्क परमिट के हवाले से लिखते हैं, कुछ कहते हैं जी आपका स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट है वो होंगे। कुछ वो आज़ाद वाली बात थी, वो पिछले दिनों बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अब दोबारा उसकी बहाली है, लेकिन उसके अंदर प्रोफाइलिंग ज़रा सख्त होती है, वो तमाम चीज़ें होंगी, वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर उनको भी जाने देते हैं। तो जिनके पास तो कंपनी की तरफ से लेटर भी मौजूद है, उनकी अपॉइंटमेंट भी है, वो डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी ना घबराए ना। बिल्कुल ठीक। अब ऑफलोडिंग की बात हो रही है, ये मुझे बताएं कि ऑफलोडिंग की हाइप क्रिएट, ये क्यों नहीं बता रहे सारे कि जी इतने लोग बैरून मुल्क चले गए हैं, रोजाना की हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। उन हज़ारों की तादाद में अगर दिन में 15-20 बंदे ऐसे निकलते हैं प्रोफाइलिंग में जो कि गैर कानूनी हैं, और जिनकी ऑफलोड करने से हमारे जो पाकिस्तानी परचम है, हमारा जो पासपोर्ट है, उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होती। अगर वो चले जाते हैं, प्रोफाइलिंग ठीक नहीं होती, वहाँ से जब वो डिपोर्ट होंगे तो नाम किस पे आएगा, अच्छा पाकिस्तान की तरफ से आए जी है, ओहो ऐसे बंदे आ गए। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो परचम है या पाकिस्तान का नाम जो है वो मनफी अंदाज में लिया जाए। हम चाहते हैं मस्बत तरीके से, जिस तरह आगे बढ़ रहा है मज़ीद आगे बढ़े और कोऑपरेट हमारे साथ करें। आपको कोई इशू है, कोई भी इशू है, पहले आप कंफर्मेशन तो ले लें, डिपार्टमेंट तो मौजूद है ना। बाकी आप हाइप क्रिएट करना बाद की बात है, पहले आप पूछ लें कि हाँ जी फलां बंदे के पास मैं गया था, उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की, हाँ फिर बात बनती है। लेकिन आपको ऑफलोड किया, आप असल हकाइक नहीं बता रहे क्यों ऑफलोड। देखें जी मैं जा रहा था, मैं स्टूडेंट हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने, और अब आप एक और चीज़ भी देखें, ये जो ऑफलोडिंग के हवाले में हाइप क्रिएटेड है, मैक्सिमम तस्वीर AI जनरेटेड है। अच्छा, ये हकीकत पर मबनी नहीं है, आप खुद देख लें। बिल्कुल सही। ठीक। और फिर उसके बाद जिन वेब हमने कोई 15 ऐसी पेजेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनके खिलाफ NCCIA के मुताबिक कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई हमें मिलाई जाएगी, क्योंकि उनमें जो नाम है वो लिखा हुआ, एक ही जुमला आता है इसमें मुख्तलिफ पेजेस से कि जी हम इनका नाम शनाख्त छुपा रहे हैं और एक फ़र्जी नाम बता रहे हैं। ठीक। और जो बंदा ये अपलोड कर रहा है वो एक ही तस्वीर के नीचे अपना उसका एक लिंक बना हुआ है, और वो हर जगह पे वो एज इट इज़ आ रहा है और नाम मुख्तलिफ पेजेस ले रहा है, लेकिन वहाँ उसने उसको छुपाया नहीं, वो खुद हाइड करना भूल गया है। सही। तो वो चीज़ें पता लग रही है कि AI जनरेटेड चीज़ें उसने उठाई हैं और साथ लगा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी वो कैंडिडेट हैं कि जो किसी पॉजिटिव वजूहात की वजह से ऑफलोड हुए, लेकिन उनको कहा गया आपने वो वजह नहीं बतानी, बस आगे बताएं जी मुझे गलत कर दिया जी, मैंने ऐसा कर दिया। हमने उनको कहा है, हमने कोशिश भी की ट्रेस करने की, वो वेबसाइट पे ना कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखे ना कुछ लिखे। हम उनको अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि वो ऐसे बंदे जो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, तो वो पहली बात उधर ही कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं एयरपोर्ट के ऊपर
डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन को रिपोर्ट करें, 1991 में हमें बताएं, कॉल करें और उनसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, कंप्लेन नंबर ले लें। हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे वेबसाइट मौजूद है, हमारे फेसबुक का लिंक्स मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके हमें बता दें, हमारे कंप्लेन सेंटर पे आके हमें बता दें, ताकि हम परसू करें। और अगर कहीं पे ये समझते हैं कि कोई अमला अगर मिला हुआ है, तो पिछले दिनों भी डीजी हमारे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे बहुत से लोगों को नौकरी से फारिग भी किया है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हमारा डायरेक्टरेट बन गया एक बाकायदा तौर पे। ठीक। वो वहाँ पे उन तमाम जो कंप्लेंट्स आती हैं उनके बारे में बाकायदा इंटरोगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और कहीं पे भी किसी भी जगह पर कोई अगर ऑफिशियल हमारा पकड़ा जाता है और ये पता चलता है किसी की गलती है, तो उसे सज़ा मिलती है। अच्छा, जब ऑफलोड करते हैं तो कोई रिमार्क स्टेटमेंट दी जाती है, ये रिटर्न की जाती है कि इस वजह की बुनियाद इसमें पर बहुत, आपको? बल्कि अभी आज ही अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे एक बाकायदा एक कमेटी भी रिकमेंडेशन हुई है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से कि जो भी ऑफिसर है उसका कम से कम जो रैंक है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, और इससे अबव तमाम जो है वो जितने भी ऑफलोडीज़ होंगे वो उसमें मेंशन करेंगे कि इस तरीके से ये वजूहात हैं, इनको ऑफलोड किया जा रहा है। तो उसमें है, हम यही इसीलिए कह रहे हैं, बारहा कह रहे हैं कि आपको जो भी इशू होता है, बजाय इसके कि अननोन पर्सन के कहने पे आके अपना फ्यूचर तबाह ना करें और गलत चीज़ें ना हाइप क्रिएट करें, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चीज़ें ना करें। जो हमने नंबर बताए हैं उन पे कॉल करें, हेल्पलाइन पे कॉल करें, हमें बताएं और वहाँ पे अमला बताएं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो हेल्पलाइन के ज़रिए हमें जो आप कंप्लेंट नंबर दे देंगे तो उनको पूछगिछ होगी उनकी। अव्वल तो आपको वहीं पे ही आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है डिप्टी डायरेक्टर कॉम्पिटेंट रैंक है, अथॉरिटी है, वहाँ पे मौजूद है, उन तक रसाई करें। ये जो प्रोसेस है ये ज़रूर कंप्लीट कर लें। बिल्कुल। ये ऐसे ही होता है कि जब आप कभी कोई इशू होता है या कोई केस होता है तो आपको बाकायदा सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तमाम चीज़ें यहाँ पे भी आपको तमाम, अगर सुनवाई नहीं है तो आगे सारी चीज़ें हमारी मौजूद हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एक बाकायदा डायरेक्टरेट इस मकसद के लिए बनाया है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा इदारा शफाफियत चाहता है, कि ट्रांसपेरेंसी है, और उसमें कोई भी किसी को भी कोई शक व शुबा है तो बिल्कुल रब्ता कायम करें। और ये हम ये बारहा बता रहे हैं कि जिनकी चीज़ें पूरी हैं उन्हें ऑफलोड नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया कि सर आपने वक्त निकाला और आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर महमूद अली खोखर साहब। आप डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस FIA इस्लामाबाद से आपने प्रोग्राम में शिरकत की और इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू शनीद की। उम्मीद करते हैं कि आपके जो बहुत सारे सवालात थे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे थे, उनके हक़ाइक़ आपको जानने का मौका मिला है। हमेशा कोशिश कीजिए कि कानूनी, महफूज और बाइज़्ज़त तरीके से मुल्क से सफ़र करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत और एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद जाबिर को रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।